मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि स्मृति जी जो हैं, वो 10 साल मोदी सरकार में जो जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं, उससे दुगना समय अपनी पार्टी में, संगठन में अलग अलग दायित्व निभाते हुए पूरा किया है। और एक ऐसे नेता की छवि है स्मृति ईरानी की, जो एक अनुशासित सिपाही हैं पार्टी की और जो संघर्ष करना जानती हैं सड़क पर उतरकर। यही उनकी राजनीति की पहचान है। बहुत स्वागत एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में स्मृति जी। बात तो हरियाणा की करने के लिए बैठे हुए हैं हम लोग, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, बेल मिल गई है। मुझे लगता है कि दिल्ली में शायद इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री जेल में और जेल से बाहर आते हैं बेल पर, लेकिन जो चार्जेस हैं उन पर उससे बरी नहीं होते, तो ये जश्न का विषय नहीं है। मुझे ऐसा भी लगता है कि जिन विषयों के आधार पर उनके खिलाफ एजेंसीज ने केस किए हैं, उन विषयों पर जो तथ्य कोर्ट के माध्यम से जनता के सम्मुख आए हैं, वो चौंका देने वाले हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब देश की राजनीति में आए तो एक एक्टिविस्ट बनकर आए थे। उन्होंने स्वच्छ राजनीति का वादा किया था, लेकिन राजनीतिक पायदान चढ़ते चढ़ते वो देश की तिजोरी साफ करने लगेंगे, ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। क्या विपक्ष के आरोपों को बल नहीं मिलेगा? क्योंकि इससे पहले संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, उधर हेमंत सोरेन और अब अरविंद केजरीवाल, जो विपक्ष एक नैरेटिव गढ़ता रहा कि साहब ये सब वेंडिटा पॉलिटिक्स है, केंद्रीय एजेंसियों का विपक्ष के नेताओं के खिलाफ दुरुपयोग। हर दिन विपक्ष एक नया चक्रव्यूह बनाने का प्रयास करता है। कल का चक्रव्यूह ये था कि अगर चीफ जस्टिस के साथ देश के प्रधानमंत्री गणपति जी की आराधना करते हैं तो शायद चीफ जस्टिस एक प्रश्न चिन्ह अपने सर पर लेते हैं। तो आज जो लोग कल की गणेश वंदना से खफा थे, क्या उन्हें इस बात का संतोष हो गया है कि जस्टिस का जो व्हील है वो अच्छे से टर्न हो रहा है? जबरदस्त पलटवार कर रही हैं आप। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि सच बोलने में और सच को समझने से कभी परहेज नहीं होना चाहिए। कल ही आप हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय को प्रश्नों के कटघरे में खड़ा कर रहे थे। आज क्या विपक्ष उन्हें बरी कर देगा? आपको लगता है कि उनके बाहर आने से हरियाणा चुनाव पे इसका कोई असर पड़ेगा? क्योंकि दिल्ली के वो मुख्यमंत्री हैं। चुना गया दिल्ली की सेवा करने के लिए, अगर वो अपना असर पहले दिल्ली की गरीब जनता की सेवा के लिए पहले दिखाएं तो बहुत बेहतर होगा। यहाँ पर ना सिर्फ नालियाँ चोक्ड हैं, यहाँ पर ना सिर्फ झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, यहाँ पर ना सिर्फ गरीब परिवार आज त्राहिमाम है कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चुनौतियों से भरी पड़ी है क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगर वो वाकई में अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को समझते हैं तो पहली उनकी जवाबदेही दिल्ली की जनता के प्रति बनती है। उनको जवाब देना पड़ेगा कि आज भी झुग्गी झोपड़ी का वो माहौल जिस पर उन्होंने ये वचन दिया था कि उनको बेहतर ज़िंदगी देंगे, वो बेहतर ज़िंदगी उन्हें कब मिलेगी। जहाँ तक कि हरियाणा चुनाव का सवाल है, मुझे लगता है कि अगर आप वापस इतिहास के पन्ने पलटें तो अरविंद केजरीवाल ने तो कहा था कि वो सत्ता के सेवक नहीं है, समाज के सेवक हैं। तो पहली सेवा वो दिल्ली की दे दें। जहाँ तक हरियाणा की बात है, मुझे नहीं लगता कि आज हरियाणा में कोई आतुरता से उस व्यक्ति की बाट जो रहा है जो शराब के घोटाले में जेल गया है। लेकिन सवाल ये कि जिस तरीके से कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन की जो एक स्वरूप हरियाणा चुनाव में नहीं बन पाया, इसका फायदा बीजेपी को मिल जाएगा क्योंकि जो विरोधी वोट है सत्ता का वो बढ़ जाएगा। पहले तो गठबंधन इंडी है कि इंडिया है, इसका विश्लेषण करवा लीजिए कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि मुझे लगता है अभी अंतर्राष्ट्रीय एक दौरे पर कांग्रेस के एक प्रमुख नेता यही स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाए, नाम तो ले लीजिए, है कि इंडिया है। और जहाँ तक बीजेपी को फायदा होता है अगर अलायंस में कोई फूट आती है, मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव दूसरों के राजनीतिक दलों में किस प्रकार की ऊंच नीच हो रही है उस पर आधारित करती है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी मजबूत होगी तो बीजेपी को फायदा नहीं मिलेगा? मुझे लगता है बीजेपी का संगठन मजबूत होगा तो बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी के कार्यकर्ता वोटर्स के सम्मुख अपने कामों को लेकर जाएंगे गांव-गांव, गली-गली, तो उससे फायदा होगा। लेकिन स्मृति जी, किसी भी सरकार के गठन का सबसे बड़ा माध्यम होता है जनता। दिल्ली में लगातार अरविंद केजरीवाल जीत रहे हैं, 4 चुनाव जीत चुके हैं, एमसीडी का चुनाव जीत चुके हैं और इस बार भी दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार में। तो कैसे आप कह रहे हैं कि उनका काम जनता के बीच में नहीं है या जनता उनको पसंद नहीं करती? लगातार जीत रहे हैं। खुद अभी ही तो सबसे बड़ा कारण होता है। इस सम्मेलन से कैमरा लेकर चलें, यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर आपको दिखाई दे जाएगा कि
चुनाव लड़ना और चुनाव पश्चात जिन वादों को किया था उसके आधार पर जनता को सेवा देने में कितना फ़र्क है। आप जहां इस वक्त अपना सम्मेलन कर रहे हैं उससे 10 मिनट की दूरी पर भी एक झुग्गी झोपड़ी है, वहां जाकर हाल देख लीजिए कितना बेहाल है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ये हरियाणा विधानसभा चुनाव जिसको लेकर हम चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं, आप जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई है उसमें नाम है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि किस तरीके से आप पार्टी और संगठन से जुड़ी रही हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां पूरी करती रही हैं। हरियाणा में इस समय खासतौर से 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के मद्देनजर जो किसान जवान पहलवानों ने बीजेपी को पटखनी दी, लोकसभा चुनाव में 10 से 5 पर ले आए। उसके बाद संगठन बीजेपी के लिए हरियाणा में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मुझे लगता है कि अगर हम हर चुनाव का विश्लेषण एक दूसरे से लिंक करके देखें तो राजनीतिक देश का इतिहास ये बतलाता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो परिणाम आप एक पर्टिकुलर चुनाव में देखते हैं, चाहे वो लोकलाइज चुनाव हो, चाहे वो प्रदेश का हो या राष्ट्र का हो, दोनों में आपको डेमोग्राफी के हिसाब से वहाँ की जो एज ग्रुप है अथवा वहाँ की जो स्थानीय परिस्थिति है उसके हिसाब से आपको वोटिंग पैटर्न नज़र आता है। तो सीमलेस पैटर्न अगर हमारे देश की राजनीति में होता तो कांग्रेस कभी नहीं हारती। मेरा ये मानना है कि अगर आज आप हरियाणा में मुद्दे देखें तो सबसे बड़ा मुद्दा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर का और अर्बनाइजेशन का, हमने उस पर बहुत जोर दिया, जिसके आज आपको एक दो प्रतिबिंब तो यहाँ से आप बॉर्डर अगर पास जाएं तो आपको दिखेगा वहाँ पर। एग्रीकल्चरली हरियाणा हमेशा रिच रहा है, उनका कंट्रीब्यूशन हरियाणा के प्रदेशवासियों का हमारे देश की एग्रीकल्चर इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा रहा है। एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे आप इजाफा कर सकते हैं, आप प्रोडक्शन का और साथ में आय का, ये एक बहुत बड़ा हमने वहाँ पर योगदान हमारी सरकार के माध्यम से देखा है। मैन्युफैक्चरिंग बेस में कई नई उपलब्धियां, और मैन्युफैक्चरिंग का जब बेस बढ़ता है तो उसके साथ पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि एक्सपेंसिव मेट्रो सिस्टम्स हरियाणा में, ये सारी भारत की सरकार जो भाजपा नित है और प्रदेश की सरकार दोनों के समन्वय से अब देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है ये सारे मुद्दे ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए, और आपका रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है जी। एक वक्त था जब आपके पास एक शहर था, क्योंकि मैं गुड़गांव रह चुकी हूँ, तो आपके पास एक केंद्र बिंदु था शहरी इलाके का और आपका मुख्यतः ग्रामीण इलाका था। अब शहर और ग्रामीण इलाकों के मध्य में भी रर्बन कई इलाके आ रहे हैं, तो आप इस प्रकार का टाउनशिप का एक्सपेंशन भी हरियाणा में देख रहे हैं। तो जहां तीव्र गति से आपकी रूरल इकोनॉमी का अर्बनाइजेशन हो रहा है वहां पर हाँ उपलब्धियां भी हैं और आगामी समय में नए विषयों पर हमारी ओर से योगदान भी होगा। ये मुझे लगता है हमारे चुनाव का मुख्य केंद्र बिंदु होगा। तो जनता ने उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जनता ने उसे नकारा, आपको 10 सीट से सीधा 5 सीट पर लेकर आए हरियाणा में, उसका नतीजा तो ये बताता है कि हरियाणा ने भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से नकार दिया है। देखिए, मैंने भी अमेठी 10 साल काम किया था, जीती हारी फिर हारी, लेकिन उससे मेरा काम, मेरा योगदान कम नहीं हुआ। राजनीति में अगर सिर्फ काम के आधार पर ही आपको वोट मिल रहा होता तो क्या मैं अमेठी हारती? तो मुझे नहीं लगता कि आपको लोकसभा परिणाम को विधानसभा से इतनी क्लोजली जोड़ने की ज़रूरत है। मेरा ये मानना है कि मुझे सबसे ज़्यादा संतोष इस बात का है कि मैंने अमेठी में 1 लाख घर जो बनाए, हर परिवार में कम से कम 4 लोग हैं। 4 लाख लोगों के सर पे छत देना सिर्फ 5 साल की अवधि में, ये कोई छोटी बात नहीं है। 80,000 से ज़्यादा घर थे जहाँ पर कभी भी बिजली नहीं आती थी, उन घरों में उजाला करना ये कोई साधारण बात नहीं। बिल्कुल हरियाणा पर नहीं आती हूँ मैं दोबारा। हरियाणा, आपने किसानों को लेकर जो बात कही, जी। अब जो खबरें आ रही हैं तो कई ऐसे गांव हैं जहां पर बीजेपी को एंट्री नहीं दे रहे हैं, किसानों की नाराजगी है। हमने देखा कैसे शंभू बॉर्डर पर लगातार वो बैठे रहे, तनातनी वाली स्थिति बनी। और दूसरा एक मुद्दा मुझे लगता है, क्या महिलाओं, पहलवानों का यौन शोषण वाला मामला, वो इस चुनाव में मुद्दा बनेगा हरियाणा में? अब तो कांग्रेस की तरफ से विनेश फोगाट को चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। मुझे लगता है क्योंकि संबंधित व्यक्ति अब अपने राजनीतिक रंग में साफ है, तो और वो सब जुडिस मैटर है, तो मुझे विशेष उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन चूंकि अब वो संबंधित व्यक्ति एक राजनीतिक पार्टी का हिस्सा है, तो दूध का दूध और पानी का पानी जनता करेगी। जहाँ तक सब जुडिस मैटर का विषय है, मुझे लगता है भारत सरकार ने बड़ी प्रखरता से पूरी इन्वेस्टिगेशन में सहयोग भी किया। पूरी जो खिलाड़ी कम्युनिटी है उनके जितने भी विषय थे उन सब का, उनकी जितनी मांगे थी उनको पूरा करके समाधान देने का प्रयास किया। तो अंग्रेजी में एक शब्द है अर्नेस्ट,
भारत सरकार ने अर्नेस्टली इस विषय पर अपनी ओर से योगदान दिया, लेकिन 2 विषय हैं, एक विषय सब जुडिस है और दूसरा एक व्यक्ति उसमें से अब नया राजनीतिक चोगा पहना है, इसलिए मेरा उस पर विशेषतः टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन स्मृति जी, आपको लगता है कि आप विनेश फोगाट की जो डिमांड थी कि बृजभूषण शरण सिंह को अरेस्ट किया जाए, यदि उस समय पुलिस तत्परता से काम करती और उनको अरेस्ट करती या जेल भेजती, तो शायद इसका जो नुकसान हरियाणा में आपको देखने को मिल रहा है वो न मिलता? पहले तो आप प्रिज्यूम कर रहे हैं कि हरियाणा में नुकसान भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है, क्योंकि वोट पड़ना अभी बाकी है। जहां तक कि किसी एक व्यक्ति को अरेस्ट करना या किसी एक व्यक्ति को छोड़ना या किसी एक व्यक्ति पर कोर्ट के माध्यम से कोई कार्रवाई करना, वो कोर्ट का काम है और पुलिस का काम है। मान लीजिए कि आज एक विषय उभरता है और बिना इन्वेस्टिगेशन के आप अपेक्षा करते हैं कि आपके अनुरूप इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज चलें, तो क्या वो हमारे संविधान का हनन नहीं है? क्या वो हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस का हनन नहीं है? हम सब राजनीति में इसलिए हैं कि डेमोक्रेटिक और ड्यू प्रोसेस जो हमारे देश का है वो हमेशा सुरक्षित रहे। हमें इस बात का विश्वास होना चाहिए कि अंततः जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जो हमारा कोर्ट है, वो एविडेंस के आधार पर अपना निर्णय लेगा। अगर हम अपनी जुडिशरी को प्रीएम्प्ट करने लगे तो क्या वाकई में हम अपने आप को डेमोक्रेटिक बोल पाएंगे? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं फोकस इन्वेस्टिगेशन फ्री और फेयर हो उस पर रखूं, जो भारत सरकार ने उसमें सहयोग किया। विषय अब न्यायालय के सामने है, मैं उस जज की जो मर्यादा है उसको भंग नहीं कर सकती। अभी तो हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जहां से ये मामला शुरू हुआ और क्योंकि आपने ड्यू प्रोसेस का जिक्र किया, तो पहलवानों की सारी लड़ाई, विनेश फोगाट की सारी लड़ाई इसी बात को कि ड्यू प्रोसेस ही तो नहीं फॉलो किया गया। जनवरी में वो आकर बैठते हैं, अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट। दोबारा कहती हूँ ना, आपके पास एविडेंस है ना मेरे पास एविडेंस है, और हम दोनों ही न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। एविडेंस के आधार पर न्यायालय जो भी निर्णय करेगा निश्चित रूप से सभी को वो स्वीकार होना चाहिए, क्योंकि न्यायालय भी पक्षपात तो करता नहीं है। हम प्रिजम्पटिव पोजीशंस ना ले लें किसी भी व्यक्ति की ओर से, क्योंकि अब दोनों ही व्यक्ति अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का हिस्सा हैं। लेकिन ये सवाल इसलिए क्योंकि विनेश फोगाट की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं छोड़ा गया, बीजेपी ने बृजभूषण को चुन लिया, हम कहां जाते? हमने तो सबसे मदद मांगी। वो कह रही थी कि सब महिलाएं जो सांसद थी बीजेपी की, उन्हें चिट्ठी लिखी। आपको भी चिट्ठी मिली थी विनेश फोगाट की? मैं दोबारा कहती हूँ, मैंने सार्वजनिक मंच पर ये कहा है, मेरे साथ किस खिलाड़ी की कब कहाँ क्या बैठक हुई है मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहती, क्योंकि उसमें किस खिलाड़ी ने क्या बोला अगर मैं वो बोल दूं तो केजरीवाल जी छोड़िए, आज वो हेडलाइन बन जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो एविडेंस है उस एविडेंस के आधार पर न्यायालय अपना रुख ले, अपना पोजीशन एविडेंस्ड ले न्यायालय के तहत, और उस पर फिर टिप्पणी करें तो बेहतर होगा। लेकिन मैं पुनः कहती हूँ कि हम इस बात से आश्वस्त रहें, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो या हमारे देश की जुडिशरी हो, विशेषतः जुडिशरी जिसको कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में लाने का कुछ लोगों का प्रयास है। जुडिशरी हमारे देश का वो स्तंभ है जिसने एविडेंस के आधार पर अपना पक्ष रखा है। आज मेरा मानना है कि पुनः हमारा ये जिम्मा है कि हम अपनी देश की जुडिशरी में वो विश्वास कायम रखें। पहलवान अपने मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। मैं पुनः कहती हूँ, मैं इस पूरे मीडिया तंत्र का 3 दशक से हिस्सा हूँ, तो आपके प्रश्न हेडलाइन की ओर कहाँ ले जा रहे हैं वो भी मुझे समझ आता है। मैंने अपना विषय इस विषय पर रख दिया है। पुनः कहती हूँ, राजनीति करने का सबको अधिकार है। राजनीति लोगों के भले के लिए हो या अपने भले के लिए हो, ये निर्णय व्यक्तिगत होता है लोगों का, उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकती। मैंने अपने 2.5 दशक की राजनीति हमेशा समाज के लिए की है, अपने लिए नहीं की है। लेकिन स्मृति जी, आपको लगता नहीं कि पॉलिटिकल परसेप्शन कहीं ना कहीं आपके सरकार और पार्टी के खिलाफ हुआ है? देखिए, पॉलिटिकल गैसलाइटिंग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत होती है, साइकोलॉजिकल टर्म है, और वो टर्म उन लोगों से उत्पन्न होता है जो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन करते हैं। और जब मैं पॉलिटिकल गैसलाइटिंग की बात करती हूँ, उसका एक उदाहरण प्रधानमंत्री जी चीफ जस्टिस के घर में गणपति जी की आराधना कर रहे हैं, वो एक प्रखर उसका मुझे लगता है प्रूफ है कि आप कैसे पॉलिटिकली आइसोलेट करें, मुद्दे पे नहीं परसेप्शन पे। लेकिन हम पॉलिटिक्स अपनी किस लिए कर रहे हैं? क्या हम अपनी पॉलिटिक्स देश की इकोनॉमी को सुदृढ़ करने के लिए कर रहे हैं? क्या हम अपनी पॉलिटिक्स देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं? क्या हम अपनी पॉलिटिक्स देश की डिफेंस सिस्टम्स को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं? क्या हम अपनी पॉलिटिक्स
हमारी युवा पीढ़ी को स्किल मिले, स्टार्टअप्स शुरू हों, हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस बने, उसके लिए कर रहे हैं। क्या हम अपनी पॉलिटिक्स बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए न्यायालय में और भी सुदृढ़ रूप से हम फोरेंसिक साइंस लैब्स इस्टेब्लिश करें, यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश करें, मेडिकल कॉलेजेस इस्टेब्लिश करें? क्या हम पॉलिटिक्स उसके लिए कर रहे हैं या सिर्फ परसेप्शन के लिए कर रहे हैं? ओके स्मृति जी, क्योंकि पिछले दिनों- परसेप्शन की पॉलिटिक्स से जो वो पॉलिटिक्स क्रिएट कर रहा है उसको फायदा है, राष्ट्र को फायदा नहीं है। और पॉलिटिकल गैसलाइटिंग और पॉलिटिकल आइसोलेशन की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास कोई नया नहीं है, पुराना है। मैं आपको एक स्पष्ट उदाहरण देती हूँ। आप सब बहुत ही अनुभवी पत्रकार हैं। 1984 का रीडिफ्यूजन नाम की एड एजेंसी है, उनका इतिहास निकाल लीजिए, आपको इंटरनेट पे शायद मिल जाएगा। 1984 में रीडिफ्यूजन ने कांग्रेस पार्टी के कहने पर सिख समुदाय की वजह से देश खतरे में है, ये कैंपेन चलाया विधिवत इलेक्शन में। क्या किसी भी राजनीतिक दल ने आज तक इस प्रकार का जहरीला कैंपेन एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के माध्यम से क्या चलाया है? वो कहीं चर्चा में नहीं है। तो अगर आपको परसेप्शन पॉलिटिक्स करनी है, ऐसे कई मुद्दे हैं। मैंने एक पॉडकास्ट में कहा कि मेरी धर्म को जातियों के आधार पर बांट के पॉलिटिकल मैनिपुलेशन करने का कांग्रेस के एक नेता का प्रयास है। वो मुस्लिम समुदाय में शिया और सुन्नी के बीच में मतभेद नहीं शुरू करते, दिगंबर श्वेतांबर के बीच में मतभेद करने का प्रयास नहीं करते, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक्स, मेथोडिस्ट, जेहोवा विटनेस के बीच में वो दरार पैदा करने की कोशिश नहीं करते। वो सिर्फ हिंदू समाज में जाति के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। क्या ये कभी भी किसी भी चैनल पर, क्योंकि आप परसेप्शन की बात करते हैं, विषय बना है चर्चा का? नहीं बना। सही। पॉडकास्ट की आपने बात की जी, और आपका वो जो इंटरव्यू था वो बहुत वायरल हुआ, खासतौर से उसका एक हिस्सा जिसमें राहुल गांधी की पॉलिटिक्स जो है उसको लेकर आपकी तरफ से कहा गया। आपको लगता है कि मैच्योर हो रही है उनकी पॉलिटिक्स? नहीं, अगर हाँ। आप हिंदू धर्म को जाति में बांटने को मैच्योरिटी कहती हैं, हाँ। तो आपको शायद डिक्शनरी में जाके नहीं, मैच्योरिटी आप बताइए ना, राहुल गांधी की पॉलिटिक्स मैं में दोबारा आपने क्या कह रही हूँ। चेंज? जी, मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, अगर उनकी आस्था होती कि वो दलित समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए लड़ते, तो आपको उनकी वो आस्था, उनका वो इंक्लिनेशन उनकी पॉलिटिक्स की शुरुआत से दिखती। उन्होंने कहीं ना कहीं ये तय किया पहले कि सबसे बड़ा समुदाय इस देश में किस धर्म का है, हिंदू धर्म का है, तो उनके प्रति कैसे अपनी भावना जागृत दिखाएं। तो वो गए मंदिर। उस वक्त वो मीम्स का हिस्सा बने, उपहास का हिस्सा बने। तो उन्होंने एक वक्त में जाकर, और कुछ लोगों ने, जो मैंने प्रेस के माध्यम से पढ़ा, कुछ लोगों ने कहा कि उनका माइनॉरिटी वोट बैंक अफेक्ट हो रहा है। फिर उन्होंने एक नया पॉलिटिकल औजार निकाला जो है जाति की पॉलिटिक्स। उन्होंने बार बार जाति के आधार पर कुछ जातियों में फूट डालने की कोशिश की, कुछ जातियों के बीच में मतभेद खड़ा करने की कोशिश की, कुछ जातियों को भड़काने की कोशिश की ताकि सामाजिक अनरेस्ट हो। तब जब मैंने ये वाला विषय कहा तो कुछ कांग्रेस के लोगों को लगा, ये तो उनकी प्रशंसा कर रही हैं। तो क्या समाज को तोड़ना प्रशंसा के लायक है? मतलब राहुल गांधी की राजनीति देश तोड़ने वाली, आपको जोड़ने वाली लग रही है? नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति को, और उनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की राजनीति को बिजली, सड़क और पानी के मुद्दे से जोड़ा। नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति को हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे उससे जोड़ा, क्योंकि देश को उससे फायदा है। तो मोदी देश के फायदे की बात कर रहे हैं, राहुल जी अपने और अपनी पार्टी के फायदे की बात कर रहे हैं, बस यही फर्क है। स्मृति जी, आप एक दिन बाद यूएस जा रही हैं और इस समय राहुल गांधी यूएस के दौरे पर हैं। उन्होंने वहाँ बहुत सारी बातें कही, खासकर सिखों को लेकर उन्होंने कहा कि इस देश में पगड़ी और कड़ा पहनना भी दिक्कत में है और लोगों को सोचना पड़ता है। क्या कहना है आपका क्या कमेंट है? यहाँ पर किसी को संदेह है क्या हमारे देश में सिख समुदाय पगड़ी पहन रहा है? पहन रहे हैं ना, कड़ा पहन रहे हैं। किसी को गुरुद्वारे में जाने की कोई असुविधा है? या आपकी देश की जनता बैठी है, इनमें से कौन कहाँ से आया, किसको वोट देता है, मैं नहीं जानती। और आपकी देश की जनता कह रही है कि मेरे देश में सभी धर्मों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। हम देश के बाहर जाएं, राजनीति करना चाहें तो करें। वैसे राजनीतिक जो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल है, हम अपनी देश की धज्जियां सरहद के उस पार नहीं उड़ाते हैं।
हम एकजुट होकर एक स्वर में, हमारी राजनीति चाहे कुछ भी हो, अपने देश के संबंध में हमेशा अच्छे स्वरों में बोलते हैं। हम अपने देश के संदर्भ में कभी भी भय का माहौल विश्व भर में हो ताकि कोई इन्वेस्टर हमारे देश ना आए, अच्छी सोच के लोग हमारे देश में ना आए, ऐसा कभी नहीं करते। हम जाकर उनसे मुखातिब नहीं होते देश के बाहर जो हमारे देश को अपनी पॉलिटिक्स के लिए गाली देते हैं। हम उनसे कभी मुस्कुराते हुए फोटो नहीं खींचते जो हमारे देश में फूट डालने का राजनीतिक प्रयास करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि वो अपनी राजनीति करना चाहे करें, जी, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्री। बहुत शुक्रिया स्मृति ईरानी जी एबीपी न्यूज के इस मंच पर आने के लिए। तो धन्यवाद। बीजेपी की जो राजनीति है वो देश हित की राजनीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं और विपक्ष राहुल गांधी की राजनीति देश को तोड़ने वाली, देश के अहित वाली राजनीति है। जनता को फैसला करना है कि आखिरकार वो किस राजनीति के साथ है। ये कहते हुए आप सुन रहे थे स्मृति ईरानी को, बीजेपी की नेता हमारे साथ इस मंच पर आई। बहुत शुक्रिया आपका। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज पर शिखर सम्मेलन में खास मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है।